बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में हमने बेसिक बायोमैकेनिक्स ऑफ गेट देखी थी, गेट एनालिसिस देखा था, स्टांस फेज देखा था। इस वीडियो में हम स्विंग फेज और जो है वो डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू गेट देखेंगे, यानी कि गेट पैथोलॉजीज देखेंगे। तो हम स्विंग फेज से स्टार्ट करते हैं। हमने पहले बात की थी, ये वो फेज होता है जिसमें फुट इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड नहीं होता, वो स्विंग कर रहा होता है इन एयर। ठीक है, ये लिम्ब एडवांसमेंट का फेज होता है, यानी कि इसमें हम फॉरवर्ड प्रोग्रेशन हो रही है, एक लिम्ब अपनी जगह से एडवांस हो रही है। ठीक है, इसमें थ्री पार्ट्स होते हैं, इनिशियल स्विंग, मिड स्विंग एंड टर्मिनल स्विंग। सो ओवरऑल गेट साइकिल का सिक्स्थ फेज होता है इनिशियल स्विंग, लेकिन स्विंगिंग फेज का फर्स्ट फेज होता है। ठीक है, ये कब होता है? हमने पहले भी बात की थी कि जो रेड लेग है होगी वो सपोर्टिंग लेग है और जो ब्लू है वो रेफरेंस लेग है। तो हमने रेड लेग के ऊपर मेन फोकस रखना है अपना। तो ये स्टार्ट कब होता है इनिशियल स्विंग? जब रेड फुट जो है वो लिफ्ट होता है फ्रॉम द फ्लोर। और ये एंड कब होता है? कि जब रेड फुट स्विंगिंग पोजीशन में होता है ब्लू फुट से ऑपोजिट। ठीक है, स्टार्ट कब होगा? कि जब रेड फुट लिफ्ट हो रहा है फ्रॉम द फ्लोर, बिल्कुल टो ऑफ के बाद ये स्टार्ट होगा। ठीक है, और फिर एंड कहाँ होगा? जहां पर रेड फुट स्विंगिंग पोजीशन में होगा, और जब ब्लू फुट होगा वो स्टांस फुट फेज में होगा। और इस इनिशियल स्विंग में जो है फुट ड्रॉप की गेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अब पाँव उठ गया है, तो अगर आप वीकनेस थी और फुट ड्रॉप होना था तो वो इसी फेज में होगा, क्योंकि इससे पहले तो ये लेग स्टांस फेज में थी। और ब्लू लेग जो है वो मिड स्टांस फेज में होगी एट द टाइम ऑफ रेड लेग्स इनिशियल स्विंग। इसमें स्टैटिक पोजीशंस क्या होती हैं? शोल्डर फ्लेक्स्ड पोजीशन में होते हैं, जबकि स्पाइन लेफ्ट पे रोटेटेड होती है, पेल्विस भी रोटेटेड होती है। ठीक है, लेकिन वो राइट साइड पे। स्टांस में हमने देखा था कि पेल्विस जो है या हिप जो है वो लेफ्ट साइड पे रोटेट होती है एंटी क्लॉकवाइज। अब ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है। हिप जो है इसमें एक्सटेंड होगी, पहले फ्लेक्स हो रही थी। ठीक है, अब इसमें इंटरनली रोटेट होगी, जबकि पहले एक्सटर्नली रोटेट हो रही थी। आप टांग अपनी पीछे मूव करें, आपको पता चल जाएगा कि हिप एक्सटेंशन में आती है जब स्विंग फेज में जाता है, क्योंकि इसने क्लियर किया है ग्राउंड। अब ये पीछे से उठ के दोबारा आगे आएगी। ठीक है, और जब हम अपनी लेग पीछे करते हैं तो वो इंटरनल रोटेशन होती है, और जब हम अपनी लेग को आगे मूव करते हैं फॉरवर्डली तो वो एक्सटर्नल रोटेशन होती है। अच्छा, फिर इसमें नी फ्लेक्स्ड पोजीशन में होगी। पहले आपने देखा हो कि स्लाइड फ्लेक्शन या फुल एक्सटेंशन में होती है। एंकल जो है वो प्लांटर फ्लेक्स्ड पोजीशन में होगी, जबकि फुट सुपिनेटेड होगा, और टोज जो है वो स्लाइटली फ्लेक्स्ड होंगे। देन मिड स्विंग आ जाता है। मिड स्विंग वो फेज होता है जिसमें जो बेसिकली इनिशियल स्विंग के फौरन बाद स्टार्ट होता है, और इसमें जो रेड लिम्ब है वो स्विंग कर रही है इन फ्रंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, पहले बैक पर थी, अब वो फ्रंट ऑफ द बॉडी पे आई है। यहाँ पर लिम्ब एडवांसमेंट हो रही है रेड लेग की, और ब्लू लेग जो थी वो पहले मिड स्टांस फेज में थी, और अब वो एट द एंड ऑफ द मिड स्टांस या लेट स्टांस फेज जैसे बोलते हैं उसमें। इसकी पोजीशन क्या होंगी? शोल्डर न्यूट्रल ही होंगे, स्पाइन भी न्यूट्रल होगी, पेल्विस न्यूट्रल होगी, इस केस में रोटेटेड नहीं होगी, हिप भी न्यूट्रल होगी, क्योंकि अब ये एक मिड स्विंग का फेज है, इसमें बॉडी एक अलाइनमेंट में है। नी फ्लेक्स होगी 60 to 90 डिग्रीज पे, और एंकल जो है वो प्लांटर फ्लेक्शन में होगा, फिर वो न्यूट्रल हो जाएगी। ठीक है, और फुट न्यूट्रल होगा। हम पहले ही बात की थी, जब एंकल न्यूट्रल होगा तो फुट भी न्यूट्रल होगा, और टोज स्लाइटली एक्सटेंडेड होंगे, और या तो स्लाइटली एक्सटेंडेड से न्यूट्रल। देन टर्मिनल स्विंग आ जाती है, दिस इज द लास्ट फेज। ये कब स्टार्ट होता है? जब मिड स्विंग एंड होता है, फुट दोबारा से फ्लोर को टच करता है। ठीक है, और इसमें हील स्ट्राइक अगेन आ रही होती है, मतलब हील स्ट्राइक होने लगी होती है। ठीक है, यहाँ पर लिम्ब एडवांसमेंट कंप्लीट हो गया है, पीछे से लिम्ब मूव करके आगे चली गई है। ठीक है, इस फेज में। तो ये हमारा गेट साइकिल कंप्लीट हो गई। अब हम इसकी पैथोलॉजीज पढ़ते हैं। बेसिकली हम ये रह गया एक, शोल्डर एक्सटेंडेड होंगे, स्पाइन रोटेट हो रही होगी, पेल्विस रोटेट हो रही होगी, हिप फ्लेक्स्ड होगी और एक्सटर्नली रोटेटेड होगी, कि फिर ये आगे मूव करिए। ठीक है, नी इसी तरह फुली एक्सटेंडेड है, एंकल फुली डॉर्सी फ्लेक्स्ड है, टो स्लाइडली एक्सटेंडेड है। अब हमारे पास गेट पैथोलॉजीज आ गई हैं। गेट पैथोलॉजीज क्या होती है? कि जो एब नॉर्मल गेट पैटर्न होता है। ठीक है, अगर नॉर्मल गेट पैटर्न से डिविएशन हो रही है तो वो एबनॉर्मल गेट पैटर्न होगा, और ये किस किस वजह से होती है? अगर आपको पेन है तो कंपेंसेटरी मैकेनिज्म होगा, जो हमने इनिशियली बात की थी। इंजरी है तब आपकी आरओएम रिस्ट्रिक्ट हो रही होगी, रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्ट हो रही होगी। सर्जरी के बाद रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्ट होती है। पैरेसिस होती है, दैट इज वीकनेस, और बैलेंस डेफिसिट्स होते हैं, जिनके हमने पहले बताया था कि 4 रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ये अगर 4 रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट नहीं पूरी आ रही होंगी तो फिर वो क्या होगा? एबनॉर्मल गेट पैटर्न या डिविएशन फ्रॉम नॉर्मल गेट पैटर्न को रिजल्ट करेगी। हमने सारे नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ स्टांस एंड स्विंग फेज को ड्यूरिंग अ सिंगल स्ट्राइड कंसीडर करना होगा। ठीक है, और हमने राइट साइड को लेफ्ट साइड के साथ कंपेयर करना है जब हम एक पेशेंट को ऑब्जर्व कर रहे होंगे। देन एंटाल्जिक गेट आ जाती है। एंटाल्जिक गेट वो गेट पैटर्न होता है
जिसमें जो मतलब लेग गेट जो होती है वो पेनफुल होती है, ठीक है। इसमें इंसान जो है वो लिंपिंग गेट इसे बोलते हैं, कि लड़खड़ा के चलना, स्टेगर करना, ठीक है। तो इसमें वो स्टांस का पीरियड उस जो पेनफुल लेग होती है उस पर शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि वो उसमें दर्द होता है, वेट बियरिंग ज्वाइंट के ऊपर या वेट बियरिंग बोन के ऊपर दर्द हो रहा होता है। तो फिर इंसान क्या करता है कि अब ये हम जमीन पर नहीं रख रहे, इसके ऊपर हम वेट नहीं बियर कर सकते, हम दूसरी टांग के ऊपर करें। तो हमने पहले कंपेंसेटरी मैकेनिज्म पढ़ा, तो ये कंपेंसेटरी मैकेनिज्म होता है। तो जो पेनफुल लेग होती है उसका स्टांस फेज डिक्रीज हो जाता है, जबकि उसका स्विंग फेज इंक्रीज हो जाता है, और इसी से बिल्कुल ऑपोजिट नॉन पेनफुल लेग पर हो रहा होता है। देन हमारे पास फ्लेक्स्ड नी गेट रहती है। फ्लेक्स्ड नी गेट में क्या होता है, ये सीपी चाइल्ड में देखी जाती है, सेरिब्रल पाल्सी के पेशेंट्स में, ठीक है। और एल्डर पेशेंट्स में भी ये बहुत कॉमन है। इसमें क्या होता है कि वो अपनी नीज को फ्लेक्स करके चलते हैं। अगर ये हम देखें कि नी जॉइंट पे अगर कोई कॉन्ट्रेक्चर बन गया है, तब भी तो नी फ्लेक्स होगी, तो वो आप एक्सटेंड करके उसे नहीं चल सकते, बहुत ज्यादा पेनफुल होगा, ठीक है। देन ट्रंक पोस्चर, ट्रंक पोस्चर भी फ्लेक्स्ड होगा। ये फ्लेक्स्ड नी गेट है, इसमें सब कुछ फ्लेक्शन में होगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि ये बेसिकली उन पेशेंट्स के लिए होता है जिन जो नए नए चलना स्टार्ट करते हैं। उन्हें लगता है कि शायद अगर हम अब खड़े होंगे तो हम गिर जाएंगे, वो चल नहीं सकते, उन्हें आपको पकड़ के चलाना पड़ता है, एक तो उनका फियर को ओवरकम करना पड़ता है, ठीक है। और उनमें आर्म स्विंगिंग भी नहीं होती है, टो का इनिशियल कांटेक्ट भी नहीं होता, यानी कि हील स्ट्राइक, टो ऑफ भी नहीं होता, दैट इज प्री स्विंग, वो पाँव बस जमीन के साथ स्लाइड करके चलते हैं। हिप एक्सटेंशन भी नहीं होगी, शॉर्ट स्टेप होगा, उनकी गेट साइकिल भी शॉर्ट एंड होगी, ठीक है। ये होता है गेट पोस्चर फ्लेक्स्ड नी का, जिसमें नेक भी फ्लेक्स है, स्पाइनल कर्व डिक्रीज हुई भी है, बैक भी फ्लेक्स्ड होगी, स्लाइटली फ्लेक्स हिप होगी, और थाई मतलब हम समझ ले, और पैसिव लेग मोशन होगा, जबकि एक्टिव लेग मोशन नॉर्मल होता है, और प्रोपल्सिव सेकंड फुट में होता है, जिसको हम रेफरिंग लेग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ए प्रोपल्सिव या हाइपर प्रोनेटेड फुट होगा। ये वाला गेट पोस्चर जो है वो एल्डर होता है, जिसमें इसको क्राउच्ड पोजीशन भी बोलते हैं। देन पार्किंसोनियन गेट आ जाता है, जो कि पार्किंसंस डिजीज के पेशेंट में देखा जाता है, या ऐसे पेशेंट्स में जिनमें बेजल गैंग्लिया के डिसऑर्डर आते हैं, क्योंकि वो आपके जो है वो मूवमेंट को और बैलेंस को कंट्रोल करता है। अब अगर जॉइंट्स में रिजिडिटी आ गई है, तो आपकी आर्म भी स्विंग नहीं करेगी, क्योंकि हम जब चलते हैं तो हम या रनिंग करते हैं तो हमारे साथ साथ हमारी लेग्स के साथ हमारी आर्म्स भी स्विंग करी होती हैं। इफेक्टिव रनिंग या इफेक्टिव वॉकिंग के लिए आपको चाहिए कि अपनी आर्म साथ स्विंग करें, लेकिन अगर जब इसमें ज्वाइंट में रिजिडिटी होगी तो इसमें आर्म भी स्विंग नहीं करेगी, बैलेंस भी नहीं होगा, स्टूप्ड पोस्चर होगा, यानी कि बिल्कुल ही झुके हुए होंगे, बैक उनकी झुकी हुई होगी, फ्लेक्स्ड नीज होंगी, ठीक है। ब्रेडिकाइनेजिया, दैट इज स्लोली मूव करे होंगे, स्मॉल मूवमेंट होगी, ठीक है, और वो भी शफलिंग पैटर्न में होगी। और पार्किंसोनियन गेट में फ्रीजिंग पैटर्न भी हम देखते हैं, कि मतलब वो चलते चलते रुक जाते हैं, ये शॉर्ट रैपिड बर्स्ट ऑफ स्टेप्स होते हैं, एकदम से तेज तेज चलना शुरू, इनको डेस्टिनेशन बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा उनका चलते चलते मुड़ना भी, या खड़े होकर पीछे मुड़ना, टर्न लेना भी जो है वो भी डिफिकल्ट होता है। देन ट्रेंडलनबर्ग साइन आ जाता है, या गेट आ जाती है। ये वो गेट होती है जिसमें हमारे हिप के एबडक्टर्स जो हैं, दैट इज ग्लूटियस मीडियस, ग्लूट्स हमारे जो है वो उनमें पैरालिसिस आती है, उनमें वीकनेस आ जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वैसे नॉर्मली क्या होता है कि जब हम स्टांस फेज में होते हैं तो जो वेट बेयरिंग लेग होती है उसके ऊपर जो है हमारे हिप जो है वहां पर डाउनवर्ड मूव कर रही होती है, और जो नॉन वेट बियरिंग लेग है उसके ऊपर से हिप राइज कर रही होती है, ठीक है। तो जो पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर ये पैरालिसिस आ जाती है ग्लूटियस मीडियस की, यानी कि पॉजिटिव ट्रेंडलनबर्ग साइन होगा, उनमें क्या होता है कि जो वेट बेयरिंग लेग होती है उसके ऊपर हिप रेज होना शुरू हो जाती है, और जो नॉन वेट बेयरिंग होती है उसके ऊपर जो है वो गिरना शुरू हो जाती है, मतलब डाउनवर्ड्स मूव करेगी उसके ऊपर। तो ये पॉजिटिव ट्रेंडलनबर्ग साइन होगा, और ये कहाँ होगा, आपकी ट्रंक जो है वो उस साइड पर शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी जो लेग अफेक्टेड होगी, ठीक है, विद ईच स्टेप। तो ये था हमारा गेट साइकिल, गेट एनालिसिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।